हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सबको पता है कि मॉड्यूलेशंस और भी कोर्सेज स्टार्ट कर चुका है। जैसे सेमेस्टर की क्लासेज आप लेते हैं और आपका फीडबैक काफ़ी सराहनीय है। बाकी सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं और भी कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं। जैसे आईटी सेक्टर है, बहुत सारे बच्चे इनरोल भी हैं और क्लासेज उनका वीकेंड में चलते रहता है। अब पिछले साल हम लोगों ने लीड का प्रिपरेशन कराया जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे टॉप रैंकर्स लेके आए और उन्होंने अपना पसंदीदा जो उनको चाहिए था ब्रांच वो मिला। जिस कॉलेज में उनको एडमिशंस चाहिए था उन्होंने एडमिशंस लिया। अब इस बार है लीट 2024 की बारी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है लीट 2024। आप इसे कहते हैं कि ये बैकडोर कहलाता है बीटेक करने का, कि जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, उनके लिए ये होता है। लेकिन आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर दिल्ली में आप रहते हैं और दिल्ली के टॉप कॉलेजेस से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज बनता है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली में टॉप कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशंस आसानी से ले सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा और अच्छे रैंक लेके आना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपको एक बेहतर रोड मैप आपके तैयार हो और आप उस पर चले और अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमारे YouTube चैनल पे पूरी लीड का ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस आपको बता दिया गया है कंसर्न फैकल्टीज के द्वारा। जितने भी सेगमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 4 सेगमेंट्स हैं आपसे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी सेगमेंट्स को अलग अलग फैकल्टी डील करते हैं। ये सारी बातें अलग है। अप्लाइड मैकेनिक्स एक सेगमेंट है उसमें जिससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 नंबर का वेटेज होता है। मतलब कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ये सारे डिटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। हमारा बैच वीकेंड अभी चल रहा है क्योंकि आपका सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में होना है। उसके बाद रेगुलर बैच आ रहा है, तो आप आके यहाँ पे डेमो ले सकते हैं या मॉड्यूलेशन ऐप 2.0 डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। वहां पे सारे इंफॉर्मेशन कोर्सेज के दिया हुआ है। वहां लीट 2024 बैच में जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के 2-3 डेमो आपको मिल जाएंगे। वहां पे आप देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन आप ले सकते हैं या लाइव बैचेस हमारे अटेंड कर सकते हैं बाई एक्सपर्ट फैकल्टीज। तो आज बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अप्लाइड मैकेनिक्स का सेक्शन है जिससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि डिवाइड कर दिया है। जैसे इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे ये सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड इसमें डाल दिया है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिससे आप इंजीनियरिंग अप्लाइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी इसे कह सकते हैं, उसी का पार्ट डाला। एंड थर्ड विल बी द बेसिक फ्लूइड। तो इससे आपको क्वेश्चंस आएगा और ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी माना जाता है क्योंकि जो सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज होता है क्योंकि वो गो थ्रू इस सब्जेक्ट से रहते हैं। लेकिन बाकी जो रेस्पेक्टिव ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या और भी ब्रांचेस, उनको ये सब्जेक्ट से वो ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। तो आपको इसमें बेहतर करना है स्कोर, तभी आप अच्छा रैंक ला पाएंगे, उनके बराबर आप खड़े हो पाएंगे। तो जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको काफी इस पे मेहनत करना पड़ेगा। बाकी सबके लिए कॉमन होता ही है, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बाकी अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस है। एंड थर्ड विल बी द रीजनिंग एंड फोर्थ विल बी द अप्लाइड मैकेनिक्स। तो मैं डील करने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, क्या किस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक आइडिया होना चाहिए, तभी आप उसके बेसिस पे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं लेके आया हूं PYQ क्वेश्चंस अप्लाइड मैकेनिक्स का, और सब जो सेगमेंट है इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैसे क्वेश्चन पूछा गया और किस तरह से, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। आप चाहे IPU लीड का प्रिपरेशन करें, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि IP कॉलेज उन्हें मिल जाए क्योंकि वहां से प्लेसमेंट अच्छा होता है। सेकेंड DTU लीड, उसके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। CUET लीड, जैसे आपने दिल्ली के CET पॉलिटेक्निक के थ्रू आपने दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में लिया एडमिशन, वैसे ही CUET लीड होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी हर स्टेट जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, हर स्टेट का लीड का एग्जाम कंडक्ट कराता है, आप वहां भी जा सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी के सिलेबस
सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन ये बेसिक सेक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच लेके मूव कर सकते हैं आगे और हायर स्टडीज में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक क्लियर होगा तभी आप एप्लीकेशंस के बारे में समझ पाएंगे या उसको सही जगह न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिक आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें। जैसे आपने देखा कि सेमेस्टर की क्लासेज हम लोग कराते हैं तो उसमें सारे अच्छे से रिकॉर्डेड सेशन हमारा है, और लड़कों ने काफी अच्छा स्कोर भी किया था जो पहला एग्जाम हुआ था। बाकी आपका 21 दिसंबर से एग्जाम होना है, आप उसमें भी बेहतर करेंगे ये हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे फैकल्टीज एक्सपर्ट हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स रिगेन। ये ध्यान रखना वर्ड्स को, एक होता है रिगेन करना और एक होता है रिटेन करना। मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कहीं भी अगर इस तरह से क्वेश्चंस आए, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन कहीं पे पूछा जाए और वहां पे सिर्फ रिगेन वर्ड हो, समझ लीजिए कि आपके पास टाइम कम हो और रिगेन वर्ड अगर लिखा हो या रिटेन वर्ड लिखा हो, तो रिटेन, अगर रिटेन का मतलब होता है ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, और ये किस तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा, इलास्टिक। ये तब अडॉप्ट करना है आपको तरीका जब आपके पास टाइम कम हो। 2 वर्ड्स का मैंने डिफरेंसेस यहाँ पे बता दिया ताकि आपसे कहीं भी दिक्कत ना हो। तो रिगेन कह रहा है यहाँ पे, रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन वी रिमूव द अप्लाइड फोर्सेस। जैसे मान लीजिए कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ऑब्वियस सी बात आपने स्ट्रेस पढ़ा होगा और स्ट्रेन पढ़ा होगा। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की हम बात करें तो इस पे ये किस लिए देखा जाता है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे हम जितने भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होता है उसे आसानी से समझ पाते हैं और हर एक पॉइंट को एनालाइज इजीली कर लेते हैं, इसीलिए इस डायग्राम का हेल्प लिया जाता है। मान लीजिए कि कोई मटेरियल हो, जनरल मटेरियल की हम बातें करते हैं, वो इलास्टिक हो या प्लास्टिक हो, डक्टाइल हो, ब्रिटल हो, हमें उससे अभी मतलब नहीं है। अगर जनरल मटेरियल का डिफॉर्मेशन होगा तो लाइक दैट होता है, ऐसे हर पॉइंट है। जैसे यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट होता है, यहाँ पे इल्ड पॉइंट होता है। इलास्टिक पॉइंट कहें या इसे प्रोपोर्शनल पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ अपर इल्ड पॉइंट होता है, ये लोअर इल्ड पॉइंट होता है, ये अल्टीमेट पॉइंट होता है और ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट होता है। इसी पे आप डक्टाइल मान लीजिए कि कह रहा है कि ये अपने शेप को रिगेन कर ले, तो रिगेन तभी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लीनियर ग्राफ बन रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। इसका मतलब अगर यहाँ पे आपने फोर्स को रिमूव कर लिया, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। लेकिन अगर इसके बाद आपने फोर्स लगा दिया और अब आप चाहेंगे कि फोर्स रिमूव करने के बाद वो रिगेन कर ले, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप को रिमूव कर लेता है उसे इलास्टिक पॉइंट कहते हैं, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को इलास्टिसिटी कहते हैं, या मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होता है वो इलास्टिक बन जाता है। जैसे एक रबर आप खींचते हैं, एक रबर आप जानते हैं, रबर को जब आप खींचते हैं और फिर फोर्स रिमूव करते हैं, मतलब तो क्या करता है, अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। इससे ये नहीं, आपके अंदर ये क्लियर हो जाने चाहिए डाउट्स कि बहुत सारे लोग ये समझ लेता है कि फोर्स हटाने के बाद अगर वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है तो वो डक्टाइल मटेरियल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे रबर एक ब्रिटल मटेरियल है, बहुत कम लोग जानते होंगे, या अच्छे स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है, लिखा हुआ कि रबर को जब आप खींचेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक पॉइंट के बाद टूट जाएगा। अगर इस पॉइंट के बाद आपने रबर को खींचा तो टूट जाएगा, तो वो एक ब्रिटल मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ऑल ब्रिटल मटेरियल मस्ट बी हैव द इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी ब्रिटल मटेरियल के पास इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और सभी डक्टाइल मटेरियल के पास प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि प्लास्टिकली वो डिफॉर्म कर सकता है। जैसे एक गोल्ड का वायर ले ले, आप जितना चाहे उसे डिफॉर्म कर लें, एल्यूमिनियम ले लें, जितना चाहे डिफॉर्म कर लें, लेकिन कास्ट आयरन आप ले लें, उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं डिजायर शेप में, सिर्फ आप इलास्टिकली डिफॉर्म कर सकते हैं। तो आप ये समझ लेंगे, रिगेन है तो ये इलास्टिसिटी होगा, रिटेन रहता तो प्लास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
द डिफॉर्मेशन कॉज ड्यू टू द इलास्टिसिटी। अभी आपने देखा कि अगर यहाँ पे इस डायग्राम में हम बात करें तो ये जो क्या हो रहा है, अगर यहाँ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है फोर्स लगाने के बाद, मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर शेप में चेंजेस आ रहा है, तो इस यहाँ पे एक वर्ड्स आता है डिफॉर्मेशन। दो चीजें होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरा डिफॉर्मेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। द ओनली रिजिड बॉडी बिहेव लाइक द डिस्प्लेस बॉडी। जैसे एक गाड़ी है, उसे धक्का देना तो आप उसे डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, आप उसे कहेंगे द बॉडी बिहेव लाइक अ डिस्प्लेस बॉडी। लेकिन डिफॉर्मेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी आप डिफॉर्मेशन कहेंगे। आपने फोर्स लगाया और यहाँ पे ये पार्टिकल डिफॉर्म होके इस पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस बॉडी के अंदर, तो वो आप उसे डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो इन सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चंस है कि अगर डिफॉर्मेशन होगा इलास्टिकली तो यहां पे आप कहेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशंस, और ये जनरली ब्रिटल मटेरियल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिगेन। जैसे कैन नॉट रिगेन है, ऑब्वियस सी बात है, या यहां पे लिख देता रिटेन, तो ये भी आपका सही रहता। दोनों वर्ड सेम है। मैंने बताया था कि अगर रिगेन ही नहीं कर पाएगा परमानेंटली डिफॉर्मेशंस को, तो इस तरह के डिफॉर्मेशंस को आप क्या कहेंगे, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जांपल आप समझ लें, मान लीजिए कि आपको कोई गोल्ड से कोई दूसरा एक खिलौना बनाना है, या कोई इक्विपमेंट्स बनाने हैं, या ज्वेलरी इक्विपमेंट्स बनाना है, तो आप चाहेंगे कि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म करे। आप उसके शेप में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आप इलास्टिकली डिफॉर्म करा के उसको अप्लाई नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं कर सकते, तो आपको प्लास्टिकली डिफॉर्म कराना पड़ेगा। जैसे एल्यूमिनियम है, आप क्या चाहेंगे कि आप फोर्स लगाएं और वायर डिफॉर्म हो और वो अपने शेप को रिगेन कर ले, तो क्या आपका डिजायर पूरा होगा, आपका डिजायर शेप मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो द मटेरियल मस्ट बी प्लास्टिकली डिफॉर्म व्हेन, अगर फोर्स हटाने के बाद वो रिगेन नहीं कर पा रहा है तो प्लास्टिकली। कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया गया उसको ध्यान रखेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएगा, उसी से सवाल सब आता है। अगला क्वेश्चन है, द डिफॉर्मेशन कॉज इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दो ही तरह के डिफॉर्मेशन होता है, एक इलास्टिक, दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिकली करेगा तो इलास्टिक होगा, प्लास्टिकली करेगा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। अगला सवाल है, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब दो तरह की चीजें होता है रीस्टोरिंग फोर्स। यहां पे आप देखेंगे प्रेशर, मैं डिफरेंसेस बता देता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखना है। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अगर किसी की टेंडेंसी को जानना है तो आपको वहां पे डिस्टर्बिंग फोर्सेस लगाना पड़ेगा। सपोज मान लिया कि आपने यहां पे फोर्सेस लगा दिया, इक्वल फोर्सेस लगा दिया आप एफ अमाउंट में। अगर ये फोर्सेस इक्वल होंगे और यहां पे बॉडी का बिहेवियर रिजिड हो जाए तो आप कहेंगे ये बॉडी ऑलवेज टू बी इन स्टेबल सिचुएशन, स्टेबल होगा। एक वर्ड से यहाँ पे स्ट्रेस, आप स्ट्रेस का मतलब समझते हैं, ये तभी आएगा आपको अगर कोई डिस्टर्ब कर दे तो आप क्या कहते हैं कि नाउ आई एम फीलिंग स्ट्रेस या डिप्रेशन में आप हैं। तो इस चीज ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कंडीशनल अनस्टेबल हो जाए। स्टेबल में कभी भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, जब कंडीशन अनस्टेबल होगा तभी स्ट्रेस आएगा, इसको ध्यान रखना है। आप कहते हैं ना आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अभी अनस्टेबल हैं। तो इसी तरह से जब आप फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है एक पॉइंट पे बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए। मान लीजिए कि आपने फोर्सेस लगाया और बॉडी के अंदर क्या हो गया, फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो गया, लाइक दैट। फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो गया यहां पे डिफॉर्म, तो इसके शेप में चेंजेस आया। अब आप क्या चाहेंगे कि ऑलवेज बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को रिगेन कर ले। ये तभी पॉसिबल है जहां पे दो फाइबर अब बन गए, एक ये फाइबर हुआ लेफ्ट वाला, दूसरा राइट वाला फाइबर हुआ। आप चाहेंगे कि ये जितना अमाउंट ऑफ फोर्स है ये फाइबर इस फोर्स को रेसिस्ट कर ले, ये जितना अमाउंट ऑफ फोर्स है ये वाला फाइबर उसको क्या करे, रेसिस्ट कर ले।
तो ये क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि बॉडी जो होता है एक्सटर्नल फोर्स से मिलके बना होता है। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे इंटरनल फोर्स डेवलप होगा और इसके फोर्स को क्या करेगा, एक्सटर्नली इंटरनली रेसिस्ट करेगा। तो ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो रहा है इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही फोर्स क्या कर रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है, इसीलिए इस फोर्स का नाम दे दिया गया है रेसिस्टिंग फोर्स। इस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, रेसिस्टिंग फोर्स। अगर ये डिफॉर्मेशंस नहीं होता, अगर इसके शेप में चेंजेस नहीं होता, तो कभी भी रेसिस्टिंग फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है, स्ट्रेस पहले आता है या स्ट्रेन पहले आता है। आपको ध्यान रखना होगा, डिफॉर्मेशन टू बी फर्स्ट, डिफॉर्मेशन होगा तभी स्ट्रेन होगा और स्ट्रेन होगा तभी जाके स्ट्रेस होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो वहां पे कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा, इसका मतलब स्ट्रेस का एग्जिस्टेंस वहां पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और इस रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे उसके क्रॉस सेक्शन से आप डिवाइड कर देंगे तो वही कहलाता है आपका स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स यही कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक्सटर्नली फोर्स को रेसिस्ट करता है। तो दिस विल बी द स्ट्रेस। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इज गिवन बाय। अभी आपने देखा स्ट्रेस, अब वो डिटेल में आप बाद में देखेंगे या पढ़ा होगा आपने। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब रेसिस्टिंग फोर्स आपका क्या है, मान लीजिए कि आपने रेसिस्टिंग फोर्स F अप्लाई किया और एरिया A, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया। लेकिन ये कैसा फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। एक और होता है फोर्स बाय एरिया जिसे आप प्रेशर कहते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स होता है। ध्यान रखना है, प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट सेम होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स के वजह से आता है और ये इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के वजह से आता है स्ट्रेस। तो यहाँ पे आप कहेंगे दिस विल बी द स्ट्रेस, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनता है, F बाई A। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 द SI यूनिट ऑफ द स्ट्रेस। कभी कभार ये भी पूछा जाता है, जैसे आपने देखा कि स्ट्रेस, मैं यहां पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेस दो होता है, एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है, दूसरा आपका शियर स्ट्रेस होता है। तो दोनों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पे पास्कल भी क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट होता है, क्योंकि एक पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल खुद साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया था, वहीं से निकल के आया पास्कल, और पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी ऐसा यूनिट होता है, जो रहे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ऑप्शन में द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने जैसे कि बताया ये भी होता है, और सेकंड बी ऑप्शन है पास्कल्स, ये भी होता है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। मतलब आप कहेंगे दोनों होता है, मेगा पास्कल हो, गीगा पास्कल हो, सभी स्ट्रेस के यूनिट होते हैं। मेगा एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो 10 टू द पावर 6 होता है, गीगा 10 टू द पावर 9 होता है, तो वो एक अलग सिचुएशंस है, लेकिन पास्कल उसमें लगा हुआ है, तो आप कहेंगे वो स्ट्रेस का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इफ द सिलेंडर इज स्ट्रेच्ड बाय द 2 इक्वल फोर्स applied normal to the its area, in this case the stress is called। आपको क्या करें कि एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, लाइक दैट, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, एक ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, और आप इस पे क्या कर रहे हैं, दो क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं।
अब फ्रंट व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो सेक्शन दिखेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो यहाँ पे दो ही फेस दिखेगा। एक आपका पैरेलल टू द सरफेस होगा, दूसरा आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। पैरेलल टू द सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसे टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेक्शन क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर दिख रहा है, और यहाँ पे इक्वल फोर्सेस लगाया जा रहा है, यहाँ पे इक्वल फोर्सेस लगाया जा रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया, यानी कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और वो दोनों फोर्स इक्वल है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेंजेंशियल फोर्स लगने के वजह से स्ट्रेस डेवलप हो तो उसे आप कहते हैं शियर स्ट्रेस, क्योंकि वहां प्लेन एक दूसरे से शियर ऑफ होता है, यानी स्लाइड करता है, तो वहां पे आप कहेंगे दिस विल बी द शियर स्ट्रेस। मान लीजिए कि एक सरफेस हो और वो सरफेस गीला हो, आप स्लिप करते हैं तो वहां पे शियर ऑफ प्लेन हो रहा है आपका, आप वहां पे उस प्लेन पे शियर ऑफ हो रहा है, तो वहां पे आप कहेंगे शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और उसी स्ट्रेस को आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या कहते हैं, क्योंकि दो तरह के स्ट्रेस होता है जनरली, लॉन्गिट्यूडिनल और लैटरल भी होता है। लॉन्गिट्यूडिनल कहने का मतलब होता है कि अगर फोर्स आप लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेस कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। नॉर्मल टू द सरफेस आप फोर्स लगा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन इसी डायरेक्शन में होगा और स्ट्रेस भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसके लॉन्ग जो डिफॉर्मेशन होगा उसे आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो स्ट्रेस भी डेवलप होगा उसे आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरह के होगा, एक नेचर होता है स्ट्रेस का, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ये डिपेंड करता है कि आपने फोर्स का जो फोर्स लगाया उसका नेचर क्या है। अगर टेंसाइल फोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस उसके अलोंग टेंसाइल होगा, और अगर कंप्रेसिव फोर्स होगा तो उसके अलोंग जो उसके क्रॉसपोंडिंग जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं, आप पुल कर रहे हैं, पुश नहीं कर रहे हैं, तो क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो स्ट्रेस भी डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप होगा इन जनरल। ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस होगा, आप अच्छा जरूर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, if the cylinder is compressed under the action of the applied force then the stress is called। अब मान लीजिए कि ये सिलेंडर है और यहां पे अब आपने कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, क्लियरली लिखा हुआ है। अब फोर्स का नेचर है कंप्रेसिव, तो इसके क्रॉसपोंडिंग भी क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन नेचर क्या होगा उसका, कंप्रेसिव होगा, क्योंकि यहां पे इसने लिख दिया है कि आप कंप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रेस को आप क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। कि सपोज आपने किसी पे फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका 2 डायमेंशनल बॉडी ऑब्जेक्ट है या कोई मेटल ही है, और आपने इस पर फोर्स लगाया। अगर आपने फोर्स लगाया और इस फोर्स के वजह से मान लीजिए कि इसके शेप में चेंजेज हो गया, पहले इसका शेप और इसका लेंथ क्या था, मान लीजिए कैपिटल एल। जैसे आपने फोर्सेज लगाया इसके शेप में चेंज होगा, क्योंकि ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो शेप में चेंज होगा, टेंसाइल फोर्स है, तो लेंथ क्या होगा इसका, इंक्रीज करेगा क्रॉसपोंडिंग, और डेप्थ आपका डिक्रीज करेगा। ये हुआ। तो यहां पे मान लीजिए कि अब इसका लेंथ में कितना चेंजेज आया। अब यहाँ पे लेंथ जो हो गया L प्लस डेल L मैंने लिख दिया कि पहले ओरिजिनल लेंथ इसका L था, चेंज होगा कितना, बहुत छोटा लेंथ चेंज हुआ और वो डेल L है। तो वही पूछ रहा है कि ओरिजिनल लेंथ और जो चेंज लेंथ हो रहा है उसका रेशियो क्या कहलाता है। द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो इस तरह की चीजों को हम लोग देखते हैं। अब यहां पे देखना है कि ऑब्वियस सी बात है, एक वर्ड होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसका, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन
अब अगर चेंज इन लेंथ होगा और ओरिजिनल लेंथ की बात आएगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग अलग स्ट्रेन डेवलप होता है। अगर एरिया में चेंजेस होगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग अलग होगा। अगर वॉल्यूम में चेंजेस होगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग अलग स्ट्रेन डेवलप होता है। वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इसमें से कोई नहीं। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो चेंजेज होगा तो आप क्या कहेंगे, ये चेंज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, और यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल डिवाइडेड बाई एल। और यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा, पूछा जाता है। यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। क्यों यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि दोनों के पास सेम यूनिट है, चाहे वो चेंज इन लेंथ की बात करें हैव सेम यूनिट, और लेंथ भी सेम ही यूनिट होगा दोनों का, क्योंकि सेम पैरामीटर्स पे बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशनल चीज को आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर वहीं एक प्लेन दूसरे प्लेन पे शियर करता तो वहां भी शेप चेंज होता, तो उस तरह के, तो वहां पे एंगुलर मेजरमेंट आप करते हैं, उस तरह के कंडीशनल को आप क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंज जाए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। जहां आप बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, जनरली ये एग्जिस्ट कहां पे करता है, जब 3D एनालिसिस आप करते हैं, फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हम आमतौर पर बातें करते हैं। तो ये एक आपका ओवरव्यू इससे लगना चाहिए। और भी सेशन इस पे मैं लेके आऊंगा, तो आप बने रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ज्यादा बड़ा हम लोग सेशन नहीं करेंगे, और भी हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ताकि अपने एरिया को आप अच्छे से बाउंड कर पाए। तो चलिए, आप जो भी डिटेल्स होगा, आप हमारा जो ये इंफॉर्मेशन है उस पर आप कांटेक्ट कर लें। यहाँ पे सारे जो ऐप है आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर लक्ष्मी नगर है, वहाँ आके विजिट कर लें। बहुत सारे बच्चे जानते ही, आप आइए, जो भी डाउट्स है कंसर्न फैकल्टी से मिलकर डाउट्स को क्लियर कीजिए। हर चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप बेहतर रैंक लेके आएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।